हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाडले 11th कॉमर्स। मैं हूं हीर शाह, आपकी बीएसटी की एजुकेटर। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हम आते हैं तीसरे चैप्टर पे, जो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चैप्टर काफ़ी ही इजी है। मैं आपका आज ही ये एक वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूंगी। सो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, पूरा चैप्टर मैं आपके साथ आज कर दूंगी। सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू करते हैं, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल एंटरप्राइज एग्जैक्टली जो स्मॉल बिजनेस है हम किसे कहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने हमें कहा है, उन्होंने ये कहा है कि स्मॉल बिजनेस अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो जो चीज़ें बना रही हो, तो उसमें स्मॉल एंटरप्राइज उन्हें कहा जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज़्यादा पर 5 करोड़ से अगर कम हो तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइज में मानेंगे। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कुछ चीज़ें बना रही हो। पर अगर एक ऐसी एंटरप्राइज है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उनके लिए अमाउंट चेंज कर दिया है। तो उनके लिए क्या कहा है कि आपके जो इक्विपमेंट्स है ना, 10 लाख से ज़्यादा होने चाहिए पर 2 करोड़ से कम होने चाहिए, तभी हम आपको स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे। एक बार वापस से देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर है, तो मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने क्या कहा हमें कि आपकी 25 लाख से ज़्यादा पर जो 5 करोड़ है उससे कम होनी चाहिए, तभी ही हम आपको स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे। पर अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस कुछ भी हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, ऑल दीज आर द सर्विसेज। सो ये सारी सर्विसेज में अगर आपकी जो इक्विपमेंट्स जो आपने खरीदे हैं वो 10 लाख से ज़्यादा के हैं, पर अगर वो 2 करोड़, सॉरी मैं वापस से 10 लिख दी, सॉरी, पर वो 2 करोड़ से अगर कम हो, तभी हम आपको क्या मानेंगे, आपको एक स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे। बहुत इजी डेफिनेशन है स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है उसका। ओके, सो अभी उसके बाद हमें क्या जानना है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो इंडिया में उसका क्या रोल है। देखिए, जो छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि क्या करते हैं ये छोटे बिजनेस ही जो है वो हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। हमारे जो पिछड़े हुए जो भी सारे रीजन है, बैकवर्ड रीजन्स, उसको वो आगे लेकर आते हैं। इसलिए स्मॉल बिजनेस को इंडिया में काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सोसाइटी में जो बैकवर्ड एरिया है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब अगर वो पैसे से वो आगे बढ़े तो उसकी डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर अभी उसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हम पहले वो जानेंगे कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। वी विल लुक इनटू दैट। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, देखिए, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है वो शहर में भी होती है बट गाँवों में भी होती है। गांव में होने की वजह से क्या होता है कि वो सारे रीजन्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो लोग इतनी गांव में नहीं करते, वो लोग काफ़ी ऐसे देखते हैं कि अर्बन जो एरिया है वहाँ पे वो लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। बट जो स्मॉल स्केल है वो छोटे छोटे रीजन्स में भी होने की वजह से क्या होता है, वो रीजन डेवलप होता है क्योंकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देने का काम कौन करता है, आफ्टर एग्रीकल्चर ऑब्वियसली। हमारे इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है, इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो छोटी जो स्मॉल वाली होती है वो काफ़ी ही लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। ओके, एग्रीकल्चर के बाद में, एज आई टोल्ड यू, एग्रीकल्चर जो है उसमें सबसे ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव, लेस कैपिटल इंटेंसिव। उसका मतलब क्या है, मोर लेबर इंटेंसिव का मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों उन्हें चाहिए अपने इंडस्ट्रीज़ में अपना काम करने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव इतनी नहीं है वो ज़्यादा, दे नीड मोर पीपल इन देयर इंडस्ट्री। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है,
लोग कम एम्प्लॉय करते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है वहाँ पे, मशीन्स और वो सब में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बट नॉट इन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं और जो मशीन, जो टेक्नोलॉजी है वो लोग उनके पास कम होती है। Small industries in our country supply an enormous variety of products. काफ़ी ही सारे प्रोडक्ट्स वो लोग सप्लाई करते हैं मास कंजम्पशन के लिए। कितना कुछ होता है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे टॉयलेटरीज हो गई, हमारे कुछ सीड्स हो गए, वो हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स है, ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब जो सोच नहीं सकते उतनी सारी प्रोडक्ट्स, हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होती है वो सारी, दे मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। स्मॉल इंडस्ट्रीज जो सिंपल प्रोडक्ट्स जो अपने बनाती है वो लोग सिंपल टेक्नोलॉजी से ही बनाती है। ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, वो लोग बाहर से अपने सारे रॉ मटेरियल्स नहीं लेकर आते। जो भी लोकली उनको अपने प्रोडक्ट्स जो सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसी से वो लोग वो सारी सिंपल चीज़ें बनाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है, मैं कहीं पे भी उसे सेटअप कर सकती हूँ। सिंस आई कैन सेट इट अप एनीवेयर, उससे क्या होगा, मैं काफ़ी सारे रीजन को डेवलप करूँगी, काफ़ी सारे रीजन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ओके, देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स और उन्हें सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो लोग लोकली अवेलेबल जो रिसोर्स है ना उसी के ऊपर वो लोग डिपेंड होते हैं। उन्हें कोई ऐसे भारी अच्छे खासे वो गुड क्वालिटी बाहर से मंगवाए हुए वैसे उन्हें नहीं चाहिए रॉ मटेरियल्स। दे मेक देयर प्रोडक्ट्स विद द रॉ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी। ओके, मटेरियल और लेबर वो लोग कहीं पे भी सेटअप हो सकती है इंडिया की, क्योंकि ये वाइडली स्प्रेड है, लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है, कहीं पे भी ये बन सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं पर बनानी है या तो यही रीजन में ये इंडस्ट्री हम लोग सेटअप कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं ना, हर एक रीजन को मिलते हैं, हर एक रीजन को इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल पाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर किसी के पास भी वो स्किल्स है, किसी के पास भी उतना दिमाग है, आइडियाज़ है, वो लोग अपना बिजनेस खुद से एक छोटी सी इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे हैंडमेड प्रोडक्ट्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, मुझे काफ़ी कुछ आता भी है बनाने, आई हैव डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ हाउ टू मेक एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा, मैं अपनी छोटी सी एक इंडस्ट्री खोल सकती हूँ, मैं लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकती हूँ कि आप आइए यहाँ पे काम कीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रोशे एंड निटिंग, जो उससे हम लोग शॉल और स्वेटर्स वो सब बनाते हैं। तो अगर मुझे वो अच्छे से आता है, व्हाट कैन आई डू, मैं एक इंडस्ट्री सेट कर सकती हूँ। ये तो हाथ से बन किया हुआ काम है, यहाँ पे क्या होता है, मुझे इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, कोई मुझे मशीन्स इसके लिए चाहिए ही नहीं ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, लोग चाहिए, क्योंकि लोग हाथ से बनाने वाले हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो इससे क्या होता है कि मैं ये कहीं पे भी सेटअप कर सकती हूँ, डेवलपमेंट हो सकती है वो रीजन की। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है वो लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मेरे पास जो आइडिया था कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊंगी और ये सब करूंगी, मैं उसको एक्चुअल में वो आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और मुझे इसके लिए जो कैपिटल है बहुत कम चाहिए, क्या ही चाहिए होगा मुझे उसके लिए, मुझे काफ़ी सारा वूल चाहिए होगा, और वो जो सारे निटिंग के लिए वो जो सब आता है, मुझे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, एंड दैट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो। वाई? क्योंकि मुझे मशीन्स तो चाहिए नहीं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी हुई है, जिनका इतना कॉस्ट बढ़ा है, आई डोंट नीड ऑल दी स्टफ। उससे क्या होता है, जो कैपिटल मुझे चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और ये जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसे सेटअप करने के लिए इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती है, जल्दी जल्दी आई कैन सेट इट अप ऑल्सो। अगर बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, तो उसके लिए क्या होता है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़, मुझे काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आई हैव टू फॉलो ऑल दैट, बट नॉट इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर क्या आ रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री ऑल्सो एन्जॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं काफ़ी ही कम एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर जो चीज़ें हमें लोकली मिल रही है वहाँ पे वो काफ़ी ही कम एक्सपेंसिव होती है, इतना हमें उस पर महंगा वो चीज़ें नहीं होती है। एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ऑन द लोअर साइड, क्योंकि लोअर हेड एक्सपेंस कम है।
लोअर हेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो पैसे जो हमें एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं वो ही खुद कम है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से मेरा रनिंग कॉस्ट, एक इंडस्ट्री को चलाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आई डोंट नीड दैट मच मनी टू रन अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे डिसीजंस काफ़ी ही क्विकली ले सकते हैं हम लोग। अगर हम एक लार्ज इंडस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ही सारा टाइम लगता है, बिकॉज एवरीवन विल डिसाइड ऑन दैट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एक इंसान सिर्फ डिसाइड नहीं करता, दे हैव टू कंसल्ट मैनी पीपल। उस वजह से क्या होता है, डिसीजन जो है वो डीले हो जाते हैं लेना। बट नॉट इन दिस केस, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री है, मेरी अपनी खुद की है, आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अपना फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास ये। और अगर इससे क्या होता है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रही है, आई कैन ईजीली ग्रैब इट बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू, और मैं डिसीजन जल्दी से ले सकती हूँ उस वजह से। ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग, स्मॉल साइज की वजह से क्विक एंड टाइमली डिसीजंस कैन बी टेकन। क्विक एंड टाइमली डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं और हमें ज़्यादा लोगों को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ओके, अगर कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम लोग उसे जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं राइट टाइम पे, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती तो क्या होता, इतना ज़्यादा डिसीजन के लिए डिले होता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जाती है, बट अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया गया है। ओके, सो ये है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडिया में। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें ये जानना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका क्या रोल है हमारे रूरल एरिया में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी नोइंग दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से लिंक्ड है हमारा रूरल एरिया के बारे में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में क्या रोल है। देखिए, रूरल हाउस होल्ड, जब भी हम रूरल एरिया के बारे में सोचते हैं, हमें क्या लगता है कि वहाँ के लोग तो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही होंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पे, बट दैट इज़ नॉट द केस। ओके, देखिए हमारा क्या मानना है कि डेवलपिंग कंट्री में एक्सक्लूसिवली जस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ओके, बट वो लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिले तो। दे कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वहाँ की अगर कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, उनके पास जो एक्चुअल में जो स्किल है, they can use that skill also and they can make new products for over there. So agriculture को छोड़ के there are many other things that they can do. So rural household can do participate in a wide range of non-agricultural activity. Okay, जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई और सर्विसेज हो गई, अपना खुद का कुछ बनाना, जैसे पॉटरी भी हो गई। काफ़ी सारे एरिया में हमें पता है कि लोग एग्रीकल्चर ना करके दे पॉटरी करते हैं। ओके, सो दे कैन मेक अमेजिंग स्टफ आउट ऑफ द क्ले। सी दिस कैन लार्जली एट्रीब्यूट टू द पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ना काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ इनिशिएट की है जो क्या करती है कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उन्हें एग्रीकल्चर को छोड़ के और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। ओके, वो लोग क्या करते हैं, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड का मतलब क्या होता है, एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जो एग्रो मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से बनी हुई चीज़ें उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे हो गई शुगर इंडस्ट्री, ये एक एग्जाम्पल है इसका, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्यों इसमें आती है, क्योंकि शुगर जो है वो शुगर केन से बना है। शुगर केन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, राइट। सो ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आई थिंक मैं स्पेलिंग ही भूल गई थी। नो, आई गॉट इट नाउ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, सो क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं कि वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ खोले, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है
उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सके और उससे कोई फिनिश्ड गुड्स बना सके। ओके, सो सॉरी मैं आगे चली गई। या सो एम्फेसिस ऑन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, सिंस गवर्नमेंट नोस कि अगर है ना रूरल एरिया जो है अगर वो डेवलप होगा तभी ही हमारी कंट्री जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होगी। इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट ने हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। नॉट ओनली द सेकेंड 5 ईयर प्लान बट काफ़ी सारे जो 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट बनाती है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज दे वांट टू डेवलप द रूरल एरिया। काफ़ी ज़्यादा हमारे जो रूरल एरियाज़ है अभी भी काफ़ी बैकवर्ड है, दैट इज़ द रीज़न। ओके, जो कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमेशा एग्रीकल्चर में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। जितने लोग चाहिए एग्रीकल्चर में उतनों को अगर जॉब लग गई, उसके बाद अगर फिर भी अगर लोग अनएम्प्लॉयड है, दे नीड समथिंग, राइट। इसलिए क्या होता है, जो रूरल इंडस्ट्रीज़ होती है वो काफ़ी जगह पे सेटअप की है, तो उससे क्या होता है कि वो जो विलेज के लोग हैं वो लोग क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर को छोड़ के वो इंडस्ट्री में वो लोग काम कर पाएंगे और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। डेवलपमेंट जो होता है ये रूरल और विलेज, अगर इंडस्ट्री डेवलप हो गई, लोगों को वहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो क्या कोई लोग यहाँ पर शहरों में आना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली नो। जिसे अगर जो जहाँ पे रह रहा है, इफ़ दे आर गेटिंग अ जॉब जस्ट ओवर देयर, no one would prefer to shift to any urban place, they would not want to go there. Okay, so इससे क्या होगा, माइग्रेशन कम होगा। What is migration? So माइग्रेशन क्या होता है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस केस में क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम, ये वन की जगह, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रही है, एक सेकेंड। हाँ, शिफ्टिंग फ्रॉम, ओके, व्हाई इज दिस हैपनिंग? आई थिंक ये पेन को भी नखरे हो गए, नहीं चल गई। शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अनदर, कौन सी है, टू अर्बन एरिया। ओके, सो ये केस में जब भी वो अभी एम्प्लॉयमेंट अगर अपनी ही जगह मिल जाती है वेयर दे आर स्टेइंग, दे वुड नॉट वांट टू शिफ्ट। इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन है वो कम हो जाता है। ओके, सो यही पॉइंट ये कह रहा है। ये इंडस्ट्री क्या करता है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देता है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के लिए। जैसे क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो कम कर देता है, डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्री की, डिस्पर्स हो जाती है, सिर्फ एक जगह पे कन्फाइंड नहीं रहती है, काफ़ी सारी जगह पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है उसकी वजह से। और बाकी के जो सारे सेक्टर्स है उसमें भी लिंक होता है, विच आर द सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनके बीच में भी वो लोग लिंक बनाते हैं। ओके, फिर क्या कह रहे, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रियलाइजिंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। क्या है इनकी ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के, कि उन्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो एसेलरेट करनी है, एसेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ानी है, बट उसके साथ साथ उन्हें क्या करना है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देनी है इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया। मतलब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी उनका ये एक मकसद है। तो गवर्नमेंट की हमारी 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल एरिया में जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो। सो अगर मैं रूरल एरिया में ही अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर खोल दूंगी तो गवर्नमेंट के ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इम्पॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी है। हाँ ठीक है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो देन डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर डाउट्स। ओके, सो अभी आते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। अभी अगर गवर्नमेंट इतना कह रही है कि उन्हें चाहिए कि सारे जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो,
वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। सो अगर गवर्नमेंट सिर्फ अगर इतना कहकर छोड़ नहीं सकती ना, उन्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, ये एक्चुअल में हो। ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो, लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। जस्ट बाय सेइंग इट दैट थिंग वोंट गेट हैपन, गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो। ओके, सो देखो गवर्नमेंट का क्या काम है, उन्हें क्या चाहिए, प्रमोट और डेवलप करनी है स्मॉल बिजनेस सेक्टर को। रूरल इंडस्ट्री, मैक्सिमम रूरल, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री की हम जब बात करते हैं ना, वो लोग अर्बन इंडस्ट्री से ज़्यादा, जो शहरों में ये स्मॉल इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा उनका फोकस हमेशा किस पर होता है, जो इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में हो। ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, द वन विच आर इन रूरल एरियाज, उनका मेन फोकस वो होता है। ओके, बिकॉज वी रिमेंबर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, रूरल डेवलपमेंट भी उन्हें करना है। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। तो वो लोग गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि भाई देखिए आप लोग है ना, ऐसा करिए ना कि आप लोग जॉब ढूंढने से बेटर है आप खुद ही अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, आप अपना खुद का ही कुछ बिजनेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कहीं पे जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंस गवर्नमेंट वांट्स दैट, वो लोगों को कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, वो सब में गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है, जिससे क्या हो सके, जिससे रूरल इंडस्ट्रीज़ जो है वो और ज़्यादा प्रमोट हो सके, लोग अपनी खुद की बिजनेस कर सके, अपनी खुद का स्मॉल इंडस्ट्री खोल सके। ओके, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि रूरल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सके। ओके, कैसे, वहीं के लोकल रिसोर्सेज जो है उसे ही यूटिलाइज कर दो, और जो रॉ मटेरियल्स है वो वहीं के वहीं मिल जाए, उन्हें वो चाहिए। ओके, दे डोंट वांट कि यार आप लोग कहीं और से ये सारे गुड्स जो है वो आप कहीं रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाओ। व्हाट इज़ देयर मेन एम, उन्हें ये चाहिए कि जो लोकली आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अब वही यूज़ करके आप अपना कुछ कर दीजिए। सो दैट इज़ व्हाट दे वांट। हमें सिर्फ 2 ही स्कीम्स पढ़नी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, काफ़ी सारी और भी है बट वी जस्ट हैव टू डू 2, दैट इज़ NSIC विच इज़ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, दूसरी है DIC विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। ओके, इनके बारे में हम अभी और जानेंगे। सो आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। 2 याद रखने हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, दूसरा क्या है, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। सो ये स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या करना चाहा है, लेट्स रीड दैट। देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कब बनी थी। 1955 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। 1955 से ये अभी तक चली आ रही है। ओके, ये क्यों की थी, ताकि वो लोग प्रमोट कर सके, एड दे सके, मतलब कोई हेल्प, और फॉस्टर कर सके द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट हमारे कंट्री में। जो स्मॉल बिजनेस है उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, इसलिए उन्होंने ये NSIC स्कीम सेटअप की थी। अभी वो लोग इसमें क्या क्या करके देते हैं, स्कीम सेट करने के बाद दे विल गिव सम और दी अदर असिस्टेंस टू देम। ओके, कोई ना कोई तरीके से उनकी ये स्कीम के अंडर हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड मशीन्स जो है वो इजी हायर परचेज टर्म पे उनको लेकर देते हैं। व्हाट इज़ इजी हायर परचेज का मतलब क्या होता है, हायर परचेज का मतलब ये है कि उन्होंने ये, अगर मैंने एक मशीन है, मैंने वो खरीद ली बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, सो क्या होगा, वो मशीन अब मेरी हो गई, आई कीप ऑन यूजिंग इट, बट जो उसकी इंस्टॉलमेंट है मैं धीरे धीरे करके देती जाऊंगी, मैं यूज़ भी कर रही हूँ और उसकी इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी थोड़ी करके भरते जा रही हूँ। सो गवर्नमेंट ये काम करती है। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देती हूँ। इंडिजीनियस का मतलब ये है जो भी चीज़ें लोकली अवेलेबल हो। ओके, सो इंडिजीनियस तो वो लोग ऐसी सारी मशीन्स जो लोकली अवेलेबल भी है, या तो अगर नहीं है तो उससे बाहर से इंपोर्ट करवा कर उन्हें देते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल्स मशीन तो लेकर आ गए उनके लिए, बट मशीन में कुछ तो चीज़ें डालनी पड़ेगी ताकि उससे कुछ प्रोडक्ट बन सके।
तो जो रॉ मटेरियल्स है वो लोग ये भी उन्हें सप्लाई करते हैं, जो लोकली है वो वाले भी, और अगर कुछ ऐसे हो जो बाहर से लाने पड़ रहे हो तो वो भी उन्हें वो इम्पोर्ट करके दे देते हैं। और वो लोग फिर ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अभी देखिए मैंने प्रोडक्ट तो अपना बना दिया, सब हो गया, अभी गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प भी करती है कि देखिए आपके प्रोडक्ट हम है ना इंटरनेशनल मार्केट में आपके लिए हम इसे बेचने के लिए हेल्प करेंगे। तो एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये सारा करने के साथ साथ अगर समझिए कुछ ऐसा हो कि मुझे कुछ डाउट है हाउ टू रन माई बिजनेस, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आई एम हैविंग, तो उसके लिए अंडर द स्कीम ये लोग उन्हें एडवाइस भी देते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की तरह अवेयरनेस देते हैं उन्हें कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। देखिए टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो रोज़ कोई ना कोई नई आती रहती है, सो उसके बारे में भी उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा एडवाइस देते हैं कि देखिए अभी ये अपग्रेड हो चुका है, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, सो यू शिफ्ट ऑन टू द न्यू वन। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स उनके लिए डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर्स भी उनके लिए डेवलप करते हैं। सो ये सारी सर्विसेज भी इन्हें प्रोवाइड करते हैं अंडर NSIC। फिर आता है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये कब हुई थी, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 मई 1978। ये क्यों की थी, क्या रीज़न क्या था ये वाली स्कीम लॉन्च करने का? गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ तो होगा, ऐसे ही तो कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं करते। They have something in their mind while they do something like this. Okay, so उनका रीज़न क्या था कि वो लोग जो भी सारी प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक डिस्ट्रिक्ट में उसको देख सके। सिंस नाम में डिस्ट्रिक्ट कहा है तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी दे विल लुक अप इनटू दैट। ओके, जो सूटेबल स्कीम है उनके लिए वो उन्हें बता सके कि देखिए आपके लिए ये सूटेबल गवर्नमेंट की स्कीम है, आप इसे अवेल कर सकते हैं या आपके लिए ये वाली बेटर रहेगी, उसके बारे में उन्हें बताते हैं। उनके लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए क्रेडिट अरेंज करते हैं, कहीं से उन्हें अगर कुछ लोन चाहिए वो भी उनके लिए अरेंज करके देते हैं। मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, दे विल अरेंज दैट ऑल्सो फॉर देम। रॉ मटेरियल्स भी उनके लिए अरेंज करके देंगे। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो है ये DIC के अंडर गवर्नमेंट लेती है। ओके, सो दीज आर द हेल्प दैट दे गिव द people, the industries in that district under this scheme. 2 स्कीम थी, NSIC और DIC। I hope you are very clear with that. आगे बढ़ते हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। ये जानने से पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, लेट्स नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपना खुद का बिजनेस करना रादर दैन कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि कोई जॉब ले लेना या तो जो अपना प्रोफेशन है एज अ डॉक्टर, लॉयर, उसे फॉलो करने से उसे फॉलो ना करके अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और जो इंसान एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना खुद का बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, तो अगर ये इंसान जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, ये जो मैंने बिजनेस अपना खड़ा किया, ये बिजनेस को हम लोग एक्चुअली वर्ड है एक एंटरप्राइज, उसे एंटरप्राइज कहते हैं। सो 3 टर्म्स है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। जो अपना खुद का बिजनेस सेट कर रहा है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और ये जो बिजनेस है उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। ओके, 3 टर्म्स है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज 3 टर्म्स, आई विल रिपीट इट अगेन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना रादर दैन कोई अब एक जगह पे जॉब करना, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? ये इंसान, जो पर्सन बिजनेस सेट करना चाह रहा है अपना, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और फिर आता है एंटरप्राइज, ये जो बिजनेस यूनिट है उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। ओके, अभी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कहीं जॉब नहीं करनी है, रादर दैन दैट मुझे अपना खुद का बिजनेस अगर खड़ा करना है, तो हम क्या हो जाते हैं? जॉब प्रोवाइडर, ना कि जॉब सीकर। व्हाट इज जॉब प्रोवाइडर? जॉब प्रोवाइडर वो होता है जो लोगों को जॉब दे रहा है और खुद को भी उसने अपने आप को जॉब दे दी ना। रादर दैन लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने अपना खुद का ही बिजनेस खोल दिया।
सो मैं अपने आप को तो मैंने जॉब दिया ही दिया, बट मेरे बिजनेस चालू किया, आई कांट वर्क अलोन, आई नीड सम पीपल अंडर मी। सो जो मैं लोगों को अगर जॉब दे रही हूँ तो आई एम अ जॉब प्रोवाइडर, ना कि मैं जॉब सीकर हूँ। जॉब सीकर कौन होता है? जॉब सीकर वो होते हैं जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। सीक मीन्स टू फाइंड समथिंग, सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, इन फैक्ट दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब। Systematic, purposeful and creative activity of identifying a need, mobilizing resources। ये देखिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैं उठ गई सुबह और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना खुद का बिजनेस खोलना है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, कोई पर्पस होता है एक बिजनेस करने का, एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ क्रोशे एंड निटिंग का बिजनेस, क्रिएटिव एक्टिविटी है ये। ओके, क्या करने की? नीड, जो हमारी नीड है, लोगों की नीड है, उसे आइडेंटिफाई करो, जो रिसोर्स है उसे मोबिलाइज करो, और एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करो जो लोगों को काम में आ सके। ओके, लोगों जिन्होंने मेरे बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उन्हें भी रिटर्न मिलना चाहिए। मैं अगर कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ तो मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं जो प्रोडक्ट है मैं किस सबको बेच सकूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैंने कहीं और से ये पैसा इन्वेस्ट किसी इन्वेस्टर से लिया है, उसे भी मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। उसके अलावा आई नीड प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, राइट। बिजनेस अगर कर रही हूँ, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस, दैट आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो ये सब के बाद मुझे भी तो खुद को प्रॉफिट चाहिए, वरना ये बिजनेस करने का मतलब कुछ होता नहीं। ओके, सो क्या कह रहे हैं? वैल्यू टू द, एक अच्छा कुछ डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना, अपने खुद के लिए भी प्रॉफिट बनाना। ओके, विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस। कभी भी अगर हम एक बिजनेस करते हैं, हमें पता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में है, रिस्क होते हैं इसमें, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला है। तो अगर हम रिस्क लेंगे तभी तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। कभी भी एक बिजनेस करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। इसमें हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि मैंने जो बिजनेस किया है वो हमेशा बढ़िया ही जाने वाला है। देयर आर मेनी रिस्क एसोसिएटेड विद दैट बिजनेस विच आई हैव टू फेस। ओके, ताकि क्या हो, तभी तो जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप जो चॉइस मैंने ली है एज अ करियर विद एन इंडिविजुअल मस्ट सी इट एज अ डिजायरेबल एज वेल एज अ फीजिबल ऑप्शन। अगर मैंने डिसाइड किया मुझे बिजनेस करना है, सो जस्ट बाय डिसाइडिंग बिजनेस करना है इतना इनफ नहीं है। मुझे पूरा उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसके जितने भी सारी प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगी दैट वेदर आई वांट टू डू दैट बिजनेस और नॉट। सो दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मैं आपको वापस से मीनिंग बता देती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है? अपना खुद का बिजनेस सेट करना रादर दैन कहीं और जॉब करना। सो देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप है ना, काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रीज़ बनाना या तो अपना खुद का बिजनेस करना एक कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेदर वो डेवलप्ड कंट्री हो या तो डेवलपिंग कंट्री हो। डेवलप्ड कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो जहाँ जो लेवल पर है वो लोग वहीं रह सके, और डेवलपिंग कंट्री के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो लोग जो लेवल पर है उससे वो लोग थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा सके। दैट्स द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया को एकदम ही ऊपर, एकदम हाइट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो हमारे कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Thus, the need for entrepreneurship क्या होता है? Arises from the functions of entrepreneurs perform in relation to the process of economic development and in the relation to the business enterprise। उसका मतलब क्या कह रहे हैं कि entrepreneurship की need क्यों arise हो रही है? from the function, जो functions ये जो entrepreneur है, जो businessman है, वो जो functions perform करता है in the relation to the process of economic development, जो भी वो लोग करते हैं जो बिजनेसमैन, वो हमेशा क्या होना चाहिए? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प होना चाहिए। ओके, अब इसके फीचर्स पर आते हैं। एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट। देखिए, कभी भी अगर हम कंसेप्ट की बात करें, अगर आपने आपका सिलेबस देखा होगा उसमें कंसेप्ट कहा था। कंसेप्ट में हमेशा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स है, इट इज़ ऑलवेज द पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। सो इवन इफ इट इज़ नॉट रिटन, इट इज़ देयर। ओके,
सभी फीचर्स क्या क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है ये, ओके एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। इसमें जो हमारी स्किल है, नॉलेज है, वो सब कुछ हमें चाहिए, या तो हमारे पास ऑलरेडी हो सकते हैं, या तो हमने अक्वायर किए हैं, या तो हमने कहीं से सीखे हैं। वो सारे जो हमारे स्किल्स है वो हम लोगों को यूज़ करने हैं ताकि हम लोग एक अच्छा बिजनेस रन कर सके। लोगों का ये मिथ होता है कि जो बिजनेसमैन है ना वो बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, मतलब उनमें ये क्वालिटीज़ होती ही होती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। जो ये सारी क्वालिटीज़ है लोगों में हम लोग डाल भी सकते हैं बाय प्रॉपर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू लोगों में ये हम क्वालिटीज़ डाल सकते हैं। सो ये जो मिथ है लोगों में, इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। ये मिथ है कि बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसे मतलब उनमें ये इनबॉर्न टैलेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ समथिंग विच कैन बी लर्नड ऑल्सो। इनबॉर्न है, वेरी गुड, बट इफ you don't have it, that does not mean you can't do it. Lawful and purposeful activity. अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिस्क होता है। अभी मानो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, जैसे कि ओके नॉट समथिंग विच वी शुड डू, बट इमेजिन कि एक नॉट मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। एक इंसान है ए, उसने है ना ड्रग डीलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, या तो चोरी चकारी का बिजनेस शुरू करे। उसने चोरी चकारी, ये उसका बिजनेस है क्योंकि इसी से ये पैसे कमा रहा है। सो उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया और वो कह रहा है ये तो मेरा बिजनेस ही है। क्यों? वो बोल रहा है अरे देखिए मैंने भी तो रिस्क लिया है, जैसे एक बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, मैंने भी तो अपनी लाइफ का रिस्क लिया है और मैंने ये बिजनेस अपना शुरू किया है। सो दैट इट डज नॉट हैपन, ओके। ये अनलॉफुल चीज़ें जो है उसको बिजनेस एक्टिविटी में हम नहीं मान सकते। इवन तो उसमें रिस्क होते हैं, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा रिस्क होंगे क्योंकि पुलिस के पकड़ लेने का रिस्क, जेल में जाने का रिस्क, वो सारे रिस्क भी होते हैं, बट स्टिल इट वोंट बी काउंटेड एज अ बिजनेस, ओके। It is important to take note of this as one may try to legitimize unlawful action as entrepreneurship. जो unlawful चीज़ें हैं वो लोग कहेंगे नहीं ये तो entrepreneurship ही है, ओके। ऑन द ग्राउंड के entrepreneurship में भी तो रिस्क होता है और ये illicit बिजनेस जो है, जो unlawful बिजनेस है, उसमें भी रिस्क है। सिंस ये दोनों में रिस्क है तो वो लोग बोलेंगे अरे ये भी तो entrepreneurship है, ये भी तो हमारा बिजनेस है, ओके। सो दैट डज नॉट हैपन। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? टू क्रिएट वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। अपने खुद के प्रॉफिट के लिए तो कर ही रहे हैं, बट सोसाइटी को भी उससे गेन होना चाहिए, कुछ उन्हें भी मिलना चाहिए। दैट इज द रीजन ये बिजनेस होता है, ओके। इनोवेशन, अभी उसमें क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव है इन सेंस कि ये लोग कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर उससे क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी की जो नीड्स और वांट्स है वो सेटिस्फाई कर सके, ओके। इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। कोई मैंने नया प्रोडक्ट जो है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो गया, कोई नई मार्केट डिस्कवरी, कोई सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट, कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ गया जो मुझे पता था, या तो मैं कुछ भी हो सकता है, या तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें बना सकती हूँ ये जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चीप, मतलब जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीप हो पर अच्छी क्वालिटी वाली भी हो। सो दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा बट काफ़ी ज़्यादा ईजी है। प्लीज़ आई जस्ट रीड इट फॉर यू, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी, रिक्वायर्स द कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर। अगर हमें टाइम, फॉर्म, प्लेस, यूटिलिटी अगर क्रिएट करनी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंबाइंड फैक्टर्स जो है हमारे ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमारे कौन से हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ये हमने इको में भी पढ़ा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे कंबाइन करना है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ये जो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर वो क्या करता है? ये जो सारे प्रोडक्शन के जो ये है फैक्टर्स, उसे वो मोबिलाइज करता है ताकि क्या कर सके? वो कुछ अच्छा नया प्रोडक्ट बना सके। अगर एक वेल डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम हो
देखिए क्या होता है कि अगर उसके पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, वेल एंड गुड, पहले से ही है, पर अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है, उसके पास इसकी इन चीज़ों के लिए पैसे भी नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास से उसे पैसे चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, उसे उन्हें ये कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, पूरा अपना बिजनेस का प्लान उसे समझाना पड़ेगा। वो समझाना पड़ेगा उसे कि आई एम गोइंग टू डू दिस एंड दैट, और उससे मुझे ये उसका आउटपुट ये होगा। दिस इज़ वॉट ही हैज़ टू एक्सप्लेन, ताकि वो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें कर सके, सो दैट ही कैन गेट द मनी। यहाँ क्या लिखा है? इन एन इकोनॉमी विद अ वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम, उसे कन्विंस करना है द फंडिंग इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो उसे पैसा दे रही है, एंड विद द कैपिटल सो अरेंज्ड ही मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट। उसे ये फंडिंग के लिए उसे उन लोगों को क्या करना है? उन्हें कन्विंस करना है कि देखिए दिस इज समथिंग विच आई कैन डू। ये सारे अगर मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते, इफ आई विल बी हैविंग ऑल दीज थिंग्स, आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, yeah, so where was I? हाँ, what lies in the at the core of organization of product? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का एक्चुअल में क्या है? उसका जो मेन जो सेंस है, एसेंस है, वो क्या है? नॉलेज अबाउट अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उनको ऑप्टिममली उन्हें कंबाइन करना ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। सो दिस इज व्हाट लाइज एट द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। इवन दो आई डोंट हैव इट, बट आई हैव दैट नॉलेज, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं ये रिसोर्सेज मुझे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और मैं इन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करके मैं इन्हें कैसे यूज़ कर सकती हूँ। इफ़ आई हैव दैट नॉलेज, तो उससे क्या होगा? आई कैन मेक एनी थिंग एंड आई कैन कन्विंस एनी वन टू फंड माई बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, फिर लास्ट है रिस्क टेकिंग। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर कभी भी एक बिजनेस हो, उसमें रिस्क काफ़ी ही होते हैं। इमेजिन मैं अगर एक बिज़नेस चालू करना चाहती हूँ, सबसे पहला रिस्क क्या होने वाला है मेरे साथ? अगर मेरी एक जॉब है, मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ, आई ऑलरेडी हैड अ जॉब एंड आई डिसाइडेड कि लेट इट बी, मैं ये जॉब नहीं करती, मैं अपना बिजनेस चालू करती हूँ। सो सबसे पहला रिस्क तो मैंने यही लिया ना कि देखिए मुझे एक प्रॉपर सैलरी आ रही थी, मेरे पास एक फिक्स्ड सैलरी थी। ओके, आई हैड अ फिक्स सैलरी कि इतने पैसे तो मुझे हर महीने के एंड में आने ही वाले हैं। वो छोड़कर मैं क्या जा रही हूँ? अनफिक्स्ड या तो फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट की तरफ। बट प्रॉफिट हो वो भी तो जरूरी नहीं है, आई कैन ऑल्सो गेट लॉस। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट हुआ तो जरूरी नहीं है कि उतना ही होगा, हर साल उतना ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट ना होकर मुझे लॉस भी हो। तो ये इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं अपने लाइफ के साथ, राइट, अपने करियर के साथ, कि मुझे जहाँ पे मुझे फिक्स पैसे मिल रहे थे वो छोड़ के मैं कौन सी तरफ जा रही हूँ? प्रॉफिट की तरफ, जो फिक्स्ड भी नहीं है, और हो वो भी ज़रूरी नहीं है, शायद लॉस भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द रिस्क एन एंटरप्रेन्योर टेक्स व्हाइल स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। ओके, ये हो गया। अभी हम आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ। उसका शॉर्ट फॉर्म है IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जानने से पहले लेट्स रीड व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब कुछ है। ओके, हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो है, जो हमारी कार अच्छी लग रही है एक वो है, कोई हमने एक अच्छा डिज़ाइन देखा, किसी ब्रांड का लोगो देखा, ऑल दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उससे पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें जो हमने हमारे दिमाग में बनाई हो, हमारे दिमाग से बनाई हो, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमेशा अगर हम कुछ भी इन्वेंट करना चाहते हैं, वो एक आइडिया से उसकी शुरुआत होती है, बराबर। ऐसे तो है नहीं कि सीधा हमने एक दिन उठ गए और हमने कुछ इन्वेंट कर दिया। देयर इज ऑलवेज एन आइडिया इन अ पर्सन्स माइंड बिफोर इन्वेंटिंग समथिंग। एक बार ये आइडिया एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाए, व्हेन इट बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, तब हम उसे क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फाइन, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो मेरी है उसको मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गवर्नमेंट उसके लिए प्रोटेक्शन देती है कि देखिए ये आपका खुद का आइडिया था, आपका खुद का इन्वेंशन था, इसे कोई चोरी ना कर ले या इसे कोई यूज़ ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है। वापस से एक बार मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझाती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो हमने हमारे दिमाग से बनाई है, हमने उसके बारे में कुछ सोचा था और बाद में उसको हमने एक्चुअल में लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल एक नॉवल ही ले लो।
नॉवल अगर एक ऑथर लिखता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ओके, कि ये प्लॉट होना चाहिए नॉवल का, ये ऐसे यहाँ से आगे ऐसे बढ़नी चाहिए, ऑल दिस कम्स इन देयर माइंड। उसके बाद वो लोग एक नॉवल लिखते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट राइटिंग देयर बुक, ओके। सो जब ये नॉवल लिखते हैं दैट बिकम्स देयर इंटेलेक्चुअल, उनकी जो आइडिया थी, ये थॉट थी, देयर स्टोरी, दैट बिकम्स देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने काफ़ी सारे जो ब्रांड्स देखे, उनके कितने सारे लोगो भी हमने देखे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाउ, ये लोगो जो था उन्होंने सोचा कि ओके, दे हैड एन आइडिया दैट दिस इज हाउ एन अ लोगो कैन बी, नॉट लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। लीगल राइट्स देते हैं इनको, और ये लीगल राइट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मिलते हैं उसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। नाउ आईपी मैंने जैसे वापस से यहाँ पे डेफिनेशन डाला है, काफ़ी बार ये देखिए डेफिनेशन इतनी बार डालने का रीज़न ये है ताकि आपको अलग अलग तरीके से, अगर ये वाला नहीं समझा तो दूसरे तरीके से समझ जाए। सो एवरी टाइम द मीनिंग इज द सेम, द वर्डिंग्स आर डिफरेंट दैट आई एम यूजिंग ओवर हियर, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ओके। इसलिए क्या होता है, जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दे आर ओनर ऑफ द आईपी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन माइंड ने बनाई है, ओके। सो इससे क्या होता है, कोई और प्रोडक्ट की तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसे भी हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं। जैसे हम कोई और चीज़ों को देते हैं, कोई अगर एक प्रॉपर्टी होती उसे हम कैसे रेंट पर देते हैं, वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी हम रेंट पे दे सकते हैं या तो सेल भी कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मैंने कुछ इन्वेंशन किया, मेरे जो ट्रेडमार्क्स है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गए, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, ये सारे टाइप्स है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। डोंट वरी, मैं आपको वो आगे जाके वापस से इनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसके नाम सुन लो, बाद में हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। कॉपीराइट में क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अगर आपने देखा होगा सारे इंडस्ट्री के रिलेटेड थे ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जबकि कॉपीराइट में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क होता है, जैसे नॉवेल्स है, पोएम्स है, प्ले है, कोई म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कोई ड्राइंग किया, कोई पेंटिंग की, ये सारी आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं ना वो कॉपीराइट के अंदर आती है। बट जो इंडस्ट्रियल में कौन सी, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड हो सारी चीज़ें, जैसे कि कोई पेटेंट है, कोई मैंने इन्वेंशन किया, कोई ब्रांड का ट्रेडमार्क, कोई लोगो उनका हो गया, ऑल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ऑल दिस कम्स अंडर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंटैंजिबल चीज़ें हैं, इंटैंजिबल चीज़ें, अगर मैं समझिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक घर है, दैट्स माई प्रॉपर्टी राइट। वो ऐसी चीज़ है जो मैं देख सकती हूँ, उसे महसूस, आई कैन सी दैट इट्स ओवर देयर। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने दिमाग से बनाई है ना, इट्स नॉट एक्चुअली देयर, इट इज़ इंटैंजिबल, इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन सी। हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इंडिया में ये सारी चीज़ें, ये जो सारे हैं ना, ये टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिज़ाइन, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, डिज़ाइन। दीज आर द टाइप्स ऑफ, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बोलते बोलते मैं ही खुद भूल गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली और डिटेल में जानेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ओह नहीं, एक और था इसमें, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली भूल गई। अभी देखिए, हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारी चीज़ों को भी कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज है। काफ़ी बार हमें अगर समझिए कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है और समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग टू अस, तो क्या होता है, हमारी जो दादी और नानी है वो क्या करते हैं, अपने घरेलू नुस्खे लेकर आते हैं। अरे बेटा ये काढ़ा पी लो, इससे ठीक हो जाओगे, वो चीज़ कर लो, इससे ठीक हो जाओगे। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमें पास ऑन हुई है। सो अगर यही चीज़ें हम बाद में भी आगे यूज़ कर सकते हैं ना, कि हाउ एवरीथिंग इज़, हाउ हमारे दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे हमारे लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसमें, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया था एनसीईआरटी के, देखिए हमें ये काफ़ी ही सालों से पता है कि जो हल्दी है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वी हैव बीन यूजिंग इट इन आवर होम। अगर चोट लग जाती है, मम्मी क्या कहती है कि बेटा कुछ सॉफ्रामाइसिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी लगा दो, ठीक हो जाओगे। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अभी अभी पता हो, ये ऐसी बात है, हल्दी के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ऐसी चीज़ है
विच वी नो फ्रॉम मैनी ईयर्स। ओके, तो क्या हुआ, एक जो यूनिवर्सिटी थी यूएस में, उन्होंने क्या कहा कि हमने ये खोज की है, हमें ये पता चला है कि जो हल्दी है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। उन्होंने क्या कहा, वी फाउंड दिस। तो इंडियन गवर्नमेंट फॉट फॉर दिस, दे सेड कि ये आप लोग अभी बता रहे हो, हमने ये चीज़ कितने टाइम से बता दी है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। दिस वाज समथिंग विच वी न्यू लॉन्ग बैक। ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज इसलिए है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक है ना ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट की है, डेवलप की है उन्होंने, जिसमें एक डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, सारा डिजिटलाइज हो चुका है, रिटन नहीं है, सब कुछ डिजिटल है हमारे पास, जिसमें क्या है, ऐसी सारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो एंशियंट टाइम से हम लोग जानते हैं उसके बारे में उसमें सब कुछ है। ओके, मैक्सिमम उसमें कौन सी सारी चीज़ें, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है, या तो फॉर्मुलेशंस जो यूज़ हुआ है इंडियन मेडिसिन के ऊपर, तो यहाँ पे यही सब कुछ है मेडिसिन के रिलेटेड। ओके, सो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैव बीन प्रैक्टिस, वी नो दैट। अभी ये ट्रेडिशनल नॉलेज तो आपको पता चल गया क्या है। मैं इसके ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए अगर आपको याद करना हो कि व्हाट इज़ इट, तो इसके लिए हमेशा एक सिर्फ याद रखना, जो हमारे दादी के नुस्खे होते हैं ना, उसके बारे में याद रखो। ओके, सो ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हम लोगों को काफ़ी ही टाइम से पता है। ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद हमारे पास होता है एक ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या है, ये ट्रेड सीक्रेट, अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमें कोका कोला के बारे में पता है। कोका कोला जो है एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है एरेटेड ड्रिंक्स के लिए, द सॉफ्ट ड्रिंक। कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, राइट। सो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होते हैं ये बनाने में, ओनली 3 पीपल नो दिस, नो वन एल्स डज दैट। ओके, सिर्फ 3 लोगों को पता है कि कोका कोला किन किन चीज़ों से बनता है। सो ये जो नॉलेज है, ये जो सीक्रेट है, यही तो है जिनसे वो लोग को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि दे आर बेटर दैन दी अदर इंडस्ट्रीज। अगर सबको अगर ये इंग्रेडिएंट्स पता होते तो क्या होता, एवरीवन वुड हैव मेड द सेम सॉफ्ट ड्रिंक जस्ट लाइक कोका कोला, बट इट इज़ समथिंग विच ओनली दीज पीपल नो। तो इससे क्या होता है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। ओके, कॉम्पिटिशन में उन्हें टिके रहने के लिए जो उनका रीज़न है टिके रहने के लिए, वो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं विच नो वन नोज अदर दैन दीज 3 पीपल। सो इसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। सो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। ओके, स्मॉल थिंग, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब फाइनली, सॉरी मैं वो स्लाइड भूल गई थी, अब फाइनली हम आ जाएंगे कि IPR क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में IPR का क्या रीज़न है। अगर क्या होता है कि अगर हम लोग है ना, अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छी स्किल हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन बना सकते हैं। ऐसी चीज़ विच नो वन थॉट अबाउट, आई इन्वेंटेड समथिंग न्यू। तो इससे क्या होगा कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से वो उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ एंड मेरा जो बिजनेस है उसे मैं और आगे लेकर जा सकती हूँ। इट इंसेंटिवाइजेज इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स फॉर देयर वर्क। उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर उनकी जो ऑथर की अगर कोई बुक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, ओके, तो उससे क्या होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे इंसेंटिव्स मिलते हैं। allows work created by a person to be distributed and communicated to the public with only his or her permission। उनकी ही परमिशन से, क्योंकि ये IPR क्या करता है, उनके वो जो इन्वेंशन था, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। नो वन कैन यूज़ इट। सो इससे क्या होता है कि अगर किसी को यूज़ करने भी हो तो उन्हें वो जो इंसान है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर यूजिंग इट। तो इससे क्या होता है कि वो उनको भी कमीशन मिलते जाएगा ना, दे विल गेट समथिंग फॉर दैट। इफ़ आई एम गिविंग परमिशन टू यूज समथिंग विच आई मेड, समथिंग माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देन आई विल बी गेटिंग समथिंग फॉर दैट। ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स को रिकग्निशन मिलता है उनके काम के लिए, कि रिकग्नाइज करते हैं लोग, ओ दिस वॉज समथिंग विच वॉज रिटन बाई हिम। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द WTO, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो लोगों ने उसको और ज़्यादा उस पर वो लोग ने फोकस डाला है अंडर ट्रिप्स अग्रीमेंट। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। सारे प्लीज़ हमें ये शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म याद रखने बहुत ज़रूरी है, जस्ट इन केस अगर MCQs हुई तो।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द फुल फॉर्म। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। इंडिया जो है अपनी कंट्री ने भी एग्रीमेंट साइन किया था। सो उससे क्या होता है कि हम लोगों के लिए वो लोग, हमारे लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो जो उन्होंने पास किए हम पे भी तो लागू होते हैं। ओके, सो उसके अंदर वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स पास किए थे। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, डिज़ाइन एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट 2001, पेटेंट एक्ट 2005, कॉपीराइट एक्ट 2012। अमेंडेड है ये, मतलब उसके पहले भी था पर उसके बाद उनमें कुछ और भी चेंजेस लाए होंगे, इसलिए जो अमेंडमेंट वाला है वो 2012 में पास हुआ है। सो ये जो सारे एक्ट्स थे वो लोगों ने ट्रिप्स के अंडर वो लोगों ने काफ़ी सारे लेकर आए थे। अभी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3 डिफरेंट चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले लॉ। इंटेलेक्चुअल IPR जो है उसके अंडर क्या होता है कि अंडर द लॉ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनीवन यूजिंग इट विदाउट माय परमिशन। ओके, लीगल वॉच गार्ड है कि भाई अगर किसी ने भी ये जो मेरी चीज़ है मुझसे अगर बिना परमिशन के यूज़ की तो आई कैन टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट। टेक्नोलॉजी, देखिए अगर प्री रेक्विजिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दैट क्रिएशन मस्ट बी ओरिजिनल। कोई भी अगर मैं चीज़ अगर मैं बोल रही हूँ मैंने बनाया, इट हैज़ टू बी ओरिजिनल। इट शुड नॉट बी समथिंग जो ऑलरेडी बना हुआ था। इट्स जस्ट दैट मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मुझे नॉलेज ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि ऑलरेडी वो चीज़ें बनी हुई नहीं थी। इट्स जस्ट समथिंग विच आई डिडंट नो। सो ऐसी चीज़ें बनाओ जो ऑलरेडी नहीं बनी है, ओरिजिनल होनी चाहिए। ओके, इट मस्ट बी ओरिजिनल। क्रिएटर को कुछ नॉवल चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। नॉवल मतलब बुक वाली नॉवल नहीं, नॉवल मतलब कुछ नया चीज़ लेकर आना पड़ेगा। IPR with respect to technology covers various aspects of information technology, automobiles, pharmaceutical, biotechnology, जो भी उनमें नई नई इन्वेंशंस आई है उसको वो क्या करते हैं, उसमें वो काफ़ी सारी ये सारे एस्पेक्ट्स भी वो लोग कवर करते हैं। तीसरी फैसेट क्या था? बिजनेस एंड इकोनॉमिक। देखिए IPR से क्या होता है कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है और बिजनेस सक्सेसफुल होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने आइडियाज़ से बनाई है एंड आई एम यूजिंग दैट, तो उससे क्या होगा, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा ना, बिकॉज नो वन इज हैविंग दैट थिंग विच आई हैव। ओके, अभी टाइप्स ऑफ IP मैंने आपको पहले ही सारे नाम बता दिए थे, एक बार वापस देख लेते हैं और फिर उसके हम लोग डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिज़ाइन, प्लांट वेराइटी और सबसे बड़ा नाम सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन। तो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन डिटेल नाउ। सबसे पहले आता है कॉपीराइट। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कॉपीराइट किसके लिए होता है? आर्टिस्टिक वर्क के लिए, ड्राइंग्स के लिए हो गया, मेरी कोई अच्छी नॉवेल लिखी थी उसके लिए है ये, कोई म्यूज़िक के लिए है, कोई फिल्म के लिए है। सो आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती है उसके ऊपर। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि डू नॉट कॉपी, इस पर हमारा राइट है, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। ओके, ओरिजिनल चीज़ें होती है जो एक ऑथर ने क्रिएट की हो या जो उन्होंने ओरिजिनल कुछ चीज़ें बनाई हो। कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है क्रिएटर का, जिससे क्या होता है कि कोई भी इसे यूज़ नहीं कर सकता, किसी और को अथॉरिटी नहीं है टू यूज़ दैट थिंग। रजिस्ट्रेशन, अगर मुझे चाहिए मैं मेरे जो आर्टिस्टिक चीज़ है उसका मैं कॉपीराइट करवा सकती हूँ, बट इफ़ आई डोंट डू इट दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई विल हैव टू सी टू इट कि अगर मैंने नहीं किया और किसी ने वो प्रोडक्ट यूज़ और किसी ने मेरा आइडिया यूज़ कर लिया, I can't take that person to the court. I can't do that. इसलिए कॉपीराइट कराना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सॉरी। जैसे मैं आपको ड्राइंग्स की बात कर लेती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग। एक मैं बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हूँ, बहुत बढ़िया एक ड्राइंग बनाई थी मैंने, और मैंने वो ड्राइंग का कॉपीराइट नहीं किया। आई शोड इट टू पीपल, एवरीवन अप्रिशिएटेड इट अ लॉट कि वाओ यू हैव मेड सच अ नाइस ड्राइंग। तो एक क्या हुआ, एक इंसान था, मेरा कॉम्पिटिटर था, उसने क्या किया, मेरा ड्राइंग उसने देख लिया, हूबहू मेरे ड्राइंग जैसा उसने एक और ड्राइंग बनाया और मुझे ये बात पता चली। सो क्या होगा, आई कांट टेक हिम टू द कोर्ट। व्हाई इज़ इट सो?
कॉपीराइट नहीं कराया ना, और अगर मेरे वो कॉम्पिटिटर ने उस चीज़ का कॉपीराइट करवा दिया ना तो ये उसका ओरिजिनल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉपीराइट करवा दें हमारे आर्टिस्टिक वर्क को। अभी कॉपीराइट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लिटरेरी वर्क है, अगर मैंने कोई अच्छा सा पैम्फलेट या तो ब्रोशर जो है मैंने डिज़ाइन किया, मैंने एक बहुत आर्टिस्टिक अपने स्किल यूज़ करके अगर मैंने वो बनाया, मैं उससे कॉपीराइट करवा सकती हूँ। मेरी नॉवेल है, बुक्स है, पोएम्स है, कोई गाने के लिरिक्स है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, उन सबको मैं कॉपीराइट करवा सकती हूँ। आर्टिस्टिक में क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, कोई टेक्निकल ड्राइंग मैंने जो बनाई है वो, मैप्स है, लोगोज है, आई कैन कॉपीराइट दैट ऑल्सो। ड्रामेटिक वर्क में मेरा डांस या तो माइम हो गया, स्क्रीन प्ले है, म्यूजिकल वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों को मैं कॉपीराइट करवा सकती हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का लोगो है। इफ़ यू सी दिस लोगो, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ को कॉपीराइट है उस पर, आई कांट यूज़ दैट थिंग। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, वर्ड, नेम, सिंबल या तो उसका कॉम्बिनेशन जिससे हम वो गुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। ओके, इन अ सिंगल ब्रांड और लोगो, ट्रेड्स कैन लेट अस नो मेनी थिंग अबाउट अ कंपनीज रेप्यूटेशन। अगर हमें वो किसी एक ब्रांड का अगर हम लोगो देख ले, लोगो हमें पता है एक ब्रांड का क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी थिंक, ये फिलहाल मुझे क्या हो रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कोई भी ब्रांड के लोगो। हाँ, याद आया, H&M का जो लोगो है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कैसा है। सो अगर मेरे ये H&M का लोगो अगर हो मेरे कोई भी चीज़ पे, सो उससे क्या हो जाता है, आई कैन नो मेनी थिंग्स अबाउट दैट कंपनी। वो कंपनी कैसी है, उसकी रेप्यूटेशन, उसके कपड़े, वाह भाई वाह, H&M के कपड़े मतलब बढ़िया हो गए, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया होगी। उसके प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे समझ में आ सकता है, वो कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वन लोगो। कि लोगो क्या था, मेरा सिंबल और मेरे अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, ट्रेडमार्क कॉम्पिटिटर इसको या इसके जैसे सिमिलर कोई भी चीज़ नहीं बना सकता। एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बार हमने देखा होगा ये चीज़ होती है। सो व्हाट हैपन कि हमें ये नाइकी का लोगो है, करेक्ट। सो मैंने ये नाइकी का लोगो जो है वो तो मुझे पता है अच्छे से। अभी एक बार ही क्या हुआ कि मैं कहीं पे गई थी शॉपिंग के लिए, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गई थी, तो तब मैंने क्या देखा कि एक ऐसे ही लोगो बना हुआ था, तो दूर से लगा अरे नाइकी का है, वाह क्या बात है, नाइकी का यहाँ पे बेच रहे हैं। पर जब मैं थोड़ा पास गई तो वहाँ पे क्या देखा मैंने कि वो एक्चुअली है ना उल्टा लोगो था, ऐसे था। सो ये एक्चुअल में ना यूज़ करना अलाउड नहीं है। अगर नाइकी को ये बात पता चल गई कि दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वो इंसान को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ये क्यों यूज़ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी जो कॉम्पिटिटर है सेम या तो सिमिलर ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते। था तो काइंड ऑफ सिमिलर ही ना, दैट इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो सेम, अगर ऐसा सेम हूबहू ये या तो ये भी नहीं चलेगा, ताकि उससे क्या होता है कि ये लोग लोगों को मिसकंसेप्शन है ना लोगों में कि उनको वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं नहीं नहीं ये तो वही प्रोडक्ट है। ओके, सो लोगों को कोई ठग ना सके इसलिए दे हैव स्टॉप दैट ऑल्सो। दे आर सेइंग कि सेम तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते, बट उसके जैसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, ट्रेडमार्क अभी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स हो गए, कलर हो गए, लेबल है, लोगो है, कोई ऐसी पैकेजिंग है या तो कोई गुड्स का जो शेप है वो कन्वेंशनल है, समथिंग दैट वी कैन सी, हम लोग उसे प्रॉपरली ऐसे समझ सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल पता है क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो है ना एक्चुअल में पहले डिस्टिंक्टिव उसे नहीं माना था हमने, बट अभी वो एक ऐसी चीज़ है, वो उसको उससे क्या होता रहा है, वो चीज़ एग्जाम्पल एक साउंड है, वो साउंड सुनने से ही हमें पता चल रहा है कि अरे बाप रे ये तो वो वाले का है। अगर मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे वो किसका था, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये किसका था। आपको ये वाला जब मैंने आपको ये साउंड बताया तो आपको किसकी याद आ गई, कौन से ब्रांड की याद आ गई? ओके, प्लीज़ लेट मी नो। देखिए, जैसे हमें कॉपीराइट का था, कॉपीराइट में जैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, ट्रेडमार्क में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है।
बट इट्स बेटर वी डू दैट सो दैट यू नो अगर किसी और ने अगर हमारा यूज़ कर लिया, हम लोग उससे सू कर सकते हैं, वी कैन टेक देम टू द कोर्ट। अगर हमने खुद ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, देन हु आर वी टू से देम, है ना, बिकॉज वी हैव नॉट प्रोटेक्टेड आवरसेल्व्स। ये है ट्रेडमार्क का लोगो। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? एक प्राइमरीली एक इंडिकेशन है जो क्या बताता है कोई एग्रीकल्चरल, कोई नेचुरल या तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनाइट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। कोई ऐसी चीज जो वो डेफिनाइट प्लेस से, वो एक पर्टिकुलर जगह से जो आई है, वो हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर प्रोटेक्ट होती है। ओके, जहाँ पे क्या होता है, वो गिवन क्वालिटी, रेप्यूटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन, कि वहाँ की बनी हुई है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको पश्मीना के बारे में। जो पश्मीना की शॉल्स और वो सब होते हैं, कहाँ से आते हैं? कश्मीर से, है ना। सो वो क्या होता है, वो वहाँ की खूबी है, राइट, कश्मीर की। वो उसके हम लोग वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कुछ होता है हम उसको देख रहे होते हैं। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और है बनारस की साड़ी। बनारस की साड़ी की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग कि हम लोग, अगर हम कभी कोई जा रहा है बनारस, तो उन्हें ज़रूर कहते हैं ना, बनारस जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से वहाँ की साड़ी ज़रूर लेकर आना। ओके, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की जो क्वालिटी है, वो जो रेप्यूटेशन है वहाँ पे, वहाँ की कैसी होगी बनारसी साड़ी। ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो वहाँ की ज्योग्राफिकल ओरिजिन से है ना। अगर मैं कहीं और से कोई साड़ी लेकर आऊँ और मैं कहूँ ये बनारस की साड़ी है, बनारसी है, ऑब्वियसली वो लोग, मैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पसंद करूँगी कि क्या ये एक्चुअल में वो है, आर दीज द थिंग दैट द बनारसी साड़ी हैव, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो गुड्स जो प्रोटेक्ट होते हैं जीआई के अंडर, वो एग्रीकल्चरल भी हो सकते हैं, जैसे कश्मीरी मिर्च हम कहते हैं, या तो नागपुर के संतरे, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए। कोई नेचुरल चीज़ें हो सकती है, कोई हैंडीक्राफ्ट भी हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट मतलब वहाँ की ही बनाई हुई जो चीज़ें होती है, जैसे वारली पेंटिंग हो गई। ओके, वारली पेंटिंग हम कह सकते हैं कोई वहाँ की मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हो, या तो फूड स्टफ में हो जाते हैं केरला के चिप्स, वो उनके अलग ही होते हैं ना कम्प्लीटली। ओके, सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो हम लोगों को हर एक जगह के पसंद आएंगे, वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एग्जाम्पल कौन से है? नागा मिर्च है, मीज़ो के चिल्ली है, वारली पेंटिंग, जैसे मैंने आपको कहा दार्जिलिंग टी, कोई भी दार्जिलिंग की टी वो एग्रीकल्चरल में आ गई उसके। ओके, हम लोगों को पता है कि कोई भी दार्जिलिंग जाता है हमारे लिए चाय ज़रूर लेकर आता है वहाँ से। कांगड़ा पेंटिंग हो गए, नागपुर के संतरे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। देखिए, बनारस की ब्रोकेड्स और साड़ीज़ आ गई। कश्मीर का पश्मीना, पश्मीना सिर्फ कश्मीर का फेमस है, वहीं का है, वो ऑब्वियस है। GI रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव गुडविल ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। वो ज्योग्राफिकल रीजन का गुडविल, उसका रेप्यूटेशन बताता है हमें उसमें, जो वो लोगों ने सेंचुरीज से बिल्ड किया है वहाँ पे। जैसे बांधनी की साड़ी है, वो गुजरात की है। सो गुजरात का उसके लिए रेप्यूटेशन काफ़ी ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो सेंचुरीज से वहाँ पे वो चीज़ बनाई गई है। वहाँ के लोगों में वो स्किल है, वो आर्टिस्टिक स्किल है, दैट दे कैन मेक समथिंग अमेजिंग आउट ऑफ इट। ओके, today consumers are paying more and more attention to geographical origin of products and accord much care to the specific characteristics। और वो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं उस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि भाई ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में वो वहाँ की चीज़ में होनी चाहिए, वो ये प्रोडक्ट में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पश्मीना के बारे में पता है, कश्मीर पश्मीना के बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग वो क्या देखना चाहेंगे, रिंग टेस्ट करना चाहेंगे। वो रिंग में से वो पूरा निकल आता है ना, अगर शॉल हो या कुछ भी हो। सो व्हाट विल वी ट्राई टू डू, हम लोग ट्राई करेंगे देखने के लिए कि एक्चुअल में वही पश्मीना है या मुझे कुछ डुप्लीकेट चीज़ चिपका दी है। ओके, अभी आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेंशन जो है, जैसे कोई प्रोडक्ट है और प्रोसेस है जो मैंने खुद ने इन्वेंट किया हो, कुछ नई चीज़, कम्प्लीटली नॉवल चीज़ विच हैज़ नॉट बीन इन्वेंटेड और विच हैज़ नॉट बीन, किसी और ने उसे नहीं ढूंढा है प्रीवियसली, नो वन हैड अ नॉलेज अबाउट इट, किसी को पता ही नहीं था ऐसी कुछ चीज़ हो भी सकती है। ओके, तो वो उसको मैं पेटेंट करवा सकती हूँ। पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट देती है, एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स and prevent them from making, using, offering of sale or selling or importing the invention। सबको राइट कि सबको उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट दिस पर्सन जिसके पास ये पेटेंट है, कोई भी और
उसे बना नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता, किसी और को बेच नहीं सकता, या तो उसे इंपोर्ट भी नहीं करवा सकता। अगर मुझे अपना कुछ इन्वेंशन है, उसे अगर मुझे पेटेंट करवाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। देखेंगे कि ये सारी चीज़ें उसमें पेटेनेबल है या नहीं, कैसे पेटेंट करवा सकते हैं या नहीं। अगर हमें हमारी कुछ जो इन्वेंशन है उसे पेटेंट करवाना है तो उसके लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी न्यू, कम्प्लीटली न्यू। ऐसी चीज़ें, ऐसी नॉलेज पहले किसी को थी ही नहीं। ओके, नॉलेज किसी को नहीं था ये ऐसा कि अरे वाह ऐसा कुछ हो भी सकता था। नो वन हैड एन आइडिया अबाउट इट। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलिवेंट फील्ड। जो फील्ड में जो स्किल्ड पर्सन है, हु हैज गुड नॉलेज इन दैट फील्ड, उसको भी ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा, उसको लिए भी ऑब्वियस नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। अगर वो इंसान बोले अरे नो दिस इज समथिंग विच इवन आई न्यू, यार ये तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ भी कोई भी इन्वेंट कर सकता है, उसे पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। फाइनली और क्या होना चाहिए, उसका केपेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब उसे हम मैन्युफैक्चर कर सके कोई इंडस्ट्री में या तो यूज़ कर सके। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अभी जो पेटेंट है वो हम लोगों को डिस्कवरी के ऊपर नहीं मिलता, इन्वेंशन के ऊपर मिलता है। आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं। जब एप्पल गिरा था, न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि जो एप्पल गिरने के बाद ही आगे इन्वेंट हो गई, ये पहले से ही थी। इट्स जस्ट दैट उन्होंने हमें उसके बारे में बताया। सो इट इज़ जस्ट अ डिस्कवरी। बट जो टीवी है वो किसी ने इन्वेंट किया, राइट? समवन थॉट ऑफ इट कि ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें टीवी पे हम कर सकते हैं। सो दैट वाज एन इन्वेंशन। टेलीफोन वाज एन इन्वेंशन। लाइट बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बनाना वाज एन इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या होता है, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग। बस सिर्फ जो ऑलरेडी चीज़ें थी, बस सिर्फ मैंने उसके बारे में बताया, दैट इज जस्ट द डिस्कवरी। अगर कोई एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमारे अर्थ पर है, मैंने सिर्फ उसके बारे में बताया, दैट इज जस्ट अ डिस्कवरी। बट अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट बनाया है विच वॉज नॉट देयर ऑन अर्थ, मैंने कोई इफ आई हैव मेड अ न्यू एलिमेंट, देन दैट इज एन इन्वेंशन। ओके, when we use our ability to create something novel or something unique, that is called as an invention. Okay, so patent हमेशा invention के लिए होता है, discovery के लिए नहीं होता है। पेटेंट अगर मैंने अपने इन्वेंशन का करवाया तो उससे मुझे 20 साल तक के लिए वो जो मेरा इन्वेंशन है उसे कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर किसी को भी करना है तो उन्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे उन्हें सर्टेन कॉस्ट देना पड़ेगा। दे हैव टू गिव मी समथिंग टू यूज़ माई इन्वेंशन। ओके, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं लाइसेंसिंग। यहाँ पे डेफिनेशन है, द प्रोसेस, दिस की जगह द लिख देना तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा। The process of seeking exclusive right of the patentee for a fee is called licensing. मतलब मैं एक एक्सक्लूसिव राइट ले रही हूँ ऑफ द पेटेंटी, मैं कुछ फ़ी देकर उन्हें कि मैं ये यूज़ करना चाहती हूँ, आपका जो पेटेंट है, आपका जो इन्वेंशन है, आई वांट टू यूज़ दैट, तो उसके लिए जो मैं उन्हें फ़ी दे रही हूँ उसे कहते हैं लाइसेंसिंग। ओके, एक बार ये पेटेंट अगर मेरा 20 साल ख़त्म हो गए, मैं उसे वापस से रिन्यू नहीं करवा सकती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है ताकि मोनोपोली ना बन जाए मेरी, इससे मैं बिजनेस को अपने एक्सप्लॉइट ना करूँ, मैं लोगों को एक्सप्लॉइट ना करूँ। ओके, इसके बाद लोग इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये रीज़न क्या है? इट प्रिवेंट्स द पेटेंटी फ्रॉम इन्वॉल्विंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्रिएटिंग मोनोपोली अपना खुद का, वहाँ पे वो लोग सिर्फ दे आर द ओनली सेलर, वैसा ना हो। इस वजह से सिर्फ 20 साल का ही होता है, उसके बाद इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। पेटेंट के बाद आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होता है? डिज़ाइन में हमारा कोई भी शेप हो गया, कोई पैटर्न है, कोई हमने लाइन का ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, मैंने ऐसे ये यहाँ पे एक ऐसा, ये सारे जब मैंने लाइन का ऐसे कुछ अरेंजमेंट करके, इफ आई एम मेकिंग सम डिज़ाइन, जिसको मैं कोई आर्टिकल पे यूज़ कर रही हूँ, कोई चीज़ पे अगर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो इसे क्या कहते हैं? डिज़ाइन। बहुत गंदी डिज़ाइन है, कोई भी इसे यूज़ नहीं करने वाला है, ना ही मैं कभी करूँगी। ओके, इट इज़ अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स। देखिए कभी कभी हमें क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है उसकी वो जो डिज़ाइन देखकर हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वी रियली लाइक इट कि भाई ये देखिए, ये डिज़ाइन देखकर मुझे वो चीज़ खरीदने का मन हो गया। इट हैपन्स विद एवरीवन।
हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं एंड इफ वी सी समथिंग जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, वी फील लाइक गेटिंग इट, इवन वो कुछ कितना कुछ खास नहीं था, इवन इफ वी डोंट वांट टू यूज इट, वी स्टिल बाय दैट, है ना। सो वो डिज़ाइन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ताकि वो डिज़ाइन सिर्फ मैं यूज़ कर सकूं एंड नो वन एल्स, ताकि ये जो एस्थेटिक जो लुक आ रहा है, इतना आई कैचिंग, इतना अट्रैक्टिव जो लुक आ रहा है मेरे प्रोडक्ट से, कोई और प्रोडक्ट से वो लुक ना आए। डिज़ाइन वैलिड होती है 10 साल के लिए, उसका प्रोटेक्शन, बाद में उसको 5 साल के लिए और रिन्यू करवा सकते हैं, मतलब टोटल 15 साल के लिए, बट उसके बाद वो वापस से हम लोग नहीं करवा सकते हैं। ओके, after expiration of this term, during which a registered design can only be used after getting a license from its owner and once the validity period is over, public domain, मतलब सब लोग अभी इसे यूज कर सकते हैं after 15 years। ओके, 10 साल तक है, रिन्यू करवा दिया और 5 साल के लिए, और ये इसके बाद क्या होता है, if anyone wants to use it they will need my permission, बट इसके बाद जब एक बार ये 5 साल वाली भी मेरी खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा, इट्स अ पब्लिक डोमेन, everyone can use it after that। ओके, फिर आता है प्लांट वेराइटी। देखिए, प्लांट वेराइटी एक बहुत एसेंशियल होता है, जिसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है ना उसे ग्रुप किया जाता है इनटू देयर बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिनके सारे एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनके हिसाब से उन्हें ग्रुप किया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेराइटी विच इज़ ब्रेड एंड डेवलप बाय फार्मर्स। फार्मर्स जो है इसको ये नया कोई कैटेगरी बना रही है कोई प्लांट का। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लांट है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अवेलेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि हाइब्रिड वर्जन ऑफ पटेटोज, जो पटेटोज जो ओरिजिनल थे उसके हमने काफ़ी सारे हाइब्रिड वर्जन्स बनाए हैं ताकि हम वो पटेटो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ओके, ये प्रोटेक्शन से क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग कि अरे कुछ और हाइब्रिड, कुछ और हम लोग इसमें नए और कोई चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं, प्लांट में वी कैन गेट समथिंग एल्स ऑल्सो। ओके, recognizes Indian farmers as cultivators, conservers and breeders, और हाई क्वालिटी सीड्स भी उन्हें मिलती है और प्लांटिंग मटेरियल भी। इससे क्या होता है, सीड इंडस्ट्री भी अच्छी खासी ग्रो होगी। ये है अपना प्लांट वेराइटी के बारे में। उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा नाम था, मैंने आपको जो कहा था, मैं खुद से याद नहीं रख पाती कभी कभी, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन, मुझे भी बार बार इसे देखना पड़ता है और बोलना पड़ता है सो दैट आई कैन रिमेंबर इट। ओके, इट्स अ बिग नेम, तो इसे बार बार बोलते रहो, या तो एक काम करना है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, SICLD याद रख दो तो उससे आपको ये इसका फुल फॉर्म याद रह जाएगा। ओके, सेमीकंडक्टर क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे हर एक कंप्यूटर चिप का। कंप्यूटर में जो चिप आती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी प्रोडक्ट जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं और बाकी की सर्किटरी एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आर एंड फॉर्म्ड ऑन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है उसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज किया है। और inside the semiconductor material, या तो ऐसे एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया है, या तो inside that semiconducting material। ये क्यों यूज होता है, इट्स डिजाइन, इसका काम क्या है, टू परफॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन इसका काम है। ओके, सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर अभी सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है, IP एंड बिजनेस, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेस का रिलेशन है। ये बस एक लास्ट है, उसके बाद हमारा हो चुका है। देखिए, अभी एक बिजनेस अगर एक एस्टैब्लिशिंग हो या तो ऑलरेडी वो हमेशा क्या करता है कि प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिजनेस को वही चीज़ आके लेके जाएगी ना। वो उनकी जो आइडिया थी, जो उनके इन्वेंशन थे, अगर वो लोग उसे प्रोटेक्ट कर सके, नया बिजनेस हो या पुराना बिजनेस हो, तभी उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। ओके, हर एक बार एक बिजनेस को कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आगे सोचना पड़ता है, वरना क्या हो जाएगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा और वो बिजनेस फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा एंड द बिजनेस विल श्योरली एंड इन सम टाइम। देखिए, जो स्टार्टअप होते हैं, एंटरप्रेन्योर वेंचर दैट कैपिटलाइजेज ऑन डेवलपिंग, इम्प्रूविंग एंड इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स
प्रोसेसेस एंड सर्विसेज फॉर द टारगेट ऑडियंस। वो लोग क्या करते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन लाते हैं, कोई नया प्रोसेस लेकर आते हैं या कुछ नई सर्विस लाते हैं, ताकि जो उनके टारगेट ऑडियंस है वो लोग उन्हें वो लोग उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। स्टार्टअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो चेंज हुई है, जिसकी वजह से हम लोग जो हिसाब से सोचते हैं वॉट एवर वी डू वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओके, द वे वी लिव एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो लिया है उससे क्या हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीक इन इंडियंस के जो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो नेशन है वो जॉब क्रिएटर्स का बन चुका है, बिकॉज वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू आवरसेल्व्स, और हम लोग जॉब सीकर अभी नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप इनिशिएटिव, जिसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए रादर दैन लुकिंग फॉर अ जॉब। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नए बिजनेस के लिए, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ है वो उन्हें क्या देंगे, कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव एज देंगे, जिसकी वजह से वो लोग बिजनेस आगे बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि वो लोग ये प्रोटेक्टिंग जो IPR है उसके अंडर वो लोग है, गवर्नमेंट उनके सारे जो नॉलेज है, उनकी जो इन्वेंशन है उसे प्रोटेक्ट कर रही है। ये चैप्टर हमारा फाइनली खत्म हो गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। See, if you have any doubt, you can write it in the comment section and I'll surely help you with that. Okay, thank you so much everyone.